सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं संचन भाग 2 कक्षा 10 के लिए इसका पाठ 2। हमारे इस पाठ का नाम है सपनों के से दिन। यह लिखा गया है गुरदयाल सिंह, इसके लेखक हैं। लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन का वर्णन किया है। जब हम जवान हो जाते हैं हमें अपना बचपना सपने जैसा लगने लगता है, कोई धुंधलापन सा हमारे मन में रहता है। जैसे इसमें लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने बचपने को सपने के जैसे माना है और पूरी के पूरे पाठ में अपने बचपन का वर्णन किया है कि किस तरह वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ रहते थे, कैसे खेलते कूदते थे, पढ़ाई करते थे। इन सब का वर्णन इस पाठ में है। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा है। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लड़के के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कहीं तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। तार तार होना, बुरी तरह से फट जाना। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की बजाय उनकी ओर पटाई कर देती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्से वाले थे। लेखक कहता है कि मेरे साथ जो मेरे यार दोस्त थे, जब हम इकट्ठा खेलते थे, उसका वर्णन लेखक ने इसमें किया है कि किस तरह से उस खेल कूद में मेरे जो दोस्त थे उनकी पिटाई होती थी और मेरी भी पिटाई होती थी। तो लेखक कहता है कि कई के बाप तो इतने गुस्से वाले थे कि पीटने लगते समय तो यह भी ध्यान नहीं रखते थे कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसको कहीं चोट लगी भी है या नहीं। इसकी परवाह किए बिना वे उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देते थे। दूसरे दिन फिर वे बच्चे दोबारा खेलने आ जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने में गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान होता है चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी। ऐसी बातों, इसमें जो बाल मनोविज्ञान है बच्चों के बारे में ही बताया जाता है। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटने के बाद भी फिर वो खेलने चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका देते थे और फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनियाँ आड़ते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है जो इसे पढ़ाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लेंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा देंगे। पंडित 6-8 महीनों में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलीफ बे चीम चाबी सीख नहीं पाया। ये क्या है? उर्दू का शब्द है। उर्दू की वर्णमाला को कहते हैं अलीफ बे जीम चा भी। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या फिर हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे के बात खूब अच्छी तरह से समझ जाते थे। पता भी नहीं चलता कि लोकोक्ति के अनुसार यह दिन 4 कैसे बीत गए। लेखक कहता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी थे काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के
अनुकूलन होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे कांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंखें मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगा जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया जाए। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के लिए निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिला होता, श्रेणी होती है कक्षा, क्लास, तो एक और तो कुछ बड़े सियाने होने का एहसास हमें होता, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते तो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू के साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। देखिए, लेखक इसमें कहता है कि जब वो छोटे होते थे, उनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी, तो उन्हें छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क नज़र आता। पहले 2-3 दिन सप्ताह तो वो खूब खेलते कूदते, हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। ननिहाल अपने नाना जी के घर, जहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते, जिस साल हम अपने नाना जी के घर न जा पाते, तो अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब में पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ करते, फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार करते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। ढांढस होता है हौसला बढ़ाना। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता जैसे सांस रुकी हो, परंतु हाय हाय करते किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला गया। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूल गए। मास्टरों जी ने छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता तो उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते थे। मन में हिसाब लगाते, यदि 10 साल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और भी बढ़ने लग जाता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगे, स्कूल का डर भी बढ़ने लगा। हमारे कितने ही सहपाठी होता है क्लासमेट, हमारे कितने ही सहपाठी थे ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझ लेते थे कि भाई काम करने से अच्छा है, स्कूल का होमवर्क करने से अच्छा है कि स्कूल में पिट जाएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे थे।
हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसा करते समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे जैसा उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिशित के शरीर पर ऐसा लगता है जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल सी आंखें वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली न टूट जाए। उसकी सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। सिर की टक्कर, उस ओमा जो लड़का था उसकी सिर की टक्कर का नाम उन बच्चों ने रेल बम्बा रख दिया। रेल के कोयले से चलने वाली इंजन की भांति बड़ा ही भयंकर था। आगे देखिए, ये जो हमारा पाठ बहुत बड़ा है। अब आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।